अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मरियम आरुफ़िया ख़ान हूँ, FCPS इंटरनल मेडिसिन। और आज की मैंने जितनी भी वीडियोस अभी तक आप लोगों से शेयर की हैं, आई होप कि आपको वो उससे फ़ायदा हो रहा होगा। और आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप लॉन्ग केसेस स्पेशली जो मैंने एग्ज़ामिनेशन और हिस्ट्री करवाई है कि उसको फॉलो करते हुए आपके लॉन्ग केसेस कैसे हो रहे हैं, और उससे आप लोग अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक पहुंच रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें सारी वीडियोस जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। प्लस अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इतने सारे लॉन्ग केसेस के टॉपिक्स हैं और मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो टाइमली सारे शेयर कर दूं, क्योंकि फ़ैप में अटैम्प्ट है। तो जनवरी से पहले तक, दिसंबर तक मैक्सिमम, दिसंबर के मंथ में कोशिश करूँगी कि मैं आपको मैक्सिमम जो है वो लॉन्ग केसेस और एग्ज़ामिनेशंस जो है वो उनकी वीडियो सेंड कर दूँ, ताकि क्योंकि जिन्होंने अपना क्लिनिकल एग्ज़ाम देना है तो उनको मैक्सिमम 2 मंथ्स तो होने चाहिए कंसेक्यूटिव कि वो अपने क्लिनिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो जनवरी से फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि उनके पास स्कीम होनी चाहिए। जब आपके पास स्कीम होगी, आपके पास अप्रोच होगी, तो फिर बहुत आसानी से जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है लीजन लोकलाइजेशन। लीजन लोकलाइजेशन बहुत आसान करके मैं बताऊंगी और बहुत इजी वे में बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको आ जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि न्यूरो में लीजन को कैसे लोकलाइज़ करें। और ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है। पूरी पूरी रेजिडेंसी जो है वो गुजर गई लेकिन लीजन लोकलाइजेशन नहीं आई। और आई कब? वो जो हमने क्लिनिकल की अपनी लॉन्ग केसेस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि हम उस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते नहीं हैं, उस तरह से हम पढ़ते नहीं हैं। तो हमारा वो जो 4 साल का जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो जो है वो बस पेशेंट्स के कामों में, इधर उधर चीज़ों में जो है वो हो जाता है। उसमें हम ये चीज़ें नहीं सीखते जो हमें सीखनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब स्पेशलिटी की भी तैयारी ऐसे ही करनी है जैसे आपने मेडिसिन की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लॉन्ग केस में कार्डियो का पेशेंट है, न्यूरो का पेशेंट है या किसी और सिस्टम का पेशेंट है। ठीक है, और वहाँ आपको ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि भाई आप बिल्कुल 100% देंगे अपना। वो ये नहीं कंसीडर करते कि आप मेडिसिन के PGM, आपका प्योर न्यूरो का केस तो न्यूरोलॉजी की तरह नहीं हो सकता, बट उसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। तो लीजन लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट केस के लिए भी, लॉन्ग केस के लिए भी, क्योंकि न्यूरो में होते ही 2 सवाल हैं, चाहे आप शॉर्ट केस करें या लॉन्ग केस करें। व्हाट इज़ द लीजन, वेयर इज़ द लीजन। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है आपने। लीजन क्या आपने पिक किया है और लीजन कहाँ का पिक किया है, यही 2 चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द लीजन एंड वेयर इज़ द लीजन। ये आपने सही बता दिया तो आप पास हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें बात की बात, डिफरेंशियल्स वॉट, अगर यही गलत हुआ है तो फिर सारी चीज़ें आगे गलत हो जाएंगी। बहुत सिंपल वे में जो है वो मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, जिस तरह मैंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, जिस तरह मैंने जो है वो सीखा है अपने कोलीग से और डिफरेंट बुक से और सीनियर से। ये जो लीजन लोकलाइजेशन है ना, ये हिस्ट्री की बेसिस पे है। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन करके आप अपनी जो हिस्ट्री की बेसिस पे जो आपका लीजन लोकलाइजेशन है उसको कंफर्म कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन अलग से वीडियो होगी। ये है कि हिस्ट्री की बेसिस पे आपने हिस्ट्री ली लॉन्ग केस में, क्योंकि मुझसे सवाल हुआ था, मैंने एक मॉक एग्ज़ाम दिया था तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था हिस्ट्री की बेसिस पे बताओ लीजन लोकलाइजेशन। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई हिस्ट्री की बेसिस पे भी बताओ। बाद में एग्जामिनेशन की बारी आएगी, एग्जामिनेशन पे तो आप कंफर्म करते हैं, जो आपकी हिस्ट्री होती है उसकी चीज़ें आप कंफर्म करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी हिस्ट्री में वो कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आप फ़ौरन से जो है ना अपना लीजन लोकलाइज़ करेंगे और फिर उसकी फ़र्दर हिस्ट्री होगी। लेट्स सपोज़ आपका जो पेशेंट आया है, आपने उसने जो भी आपको सिम्टम्स दिए हैं उस सिम्टम से आप पहुँच गए अपने सिस्टम पे, दैट इज़ न्यूरोलॉजी सिस्टम। आपने वहाँ अंदाज़ा लगा लिया कि इस पेशेंट को न्यूरोलॉजी का मसला है और मेरा जो सिस्टम है लॉन्ग केस का वो न्यूरोलॉजी है। ठीक है, वो न्यूरोलॉजी पे आप आ गए। अब न्यूरोलॉजी में आके आपने क्या करना है, उससे ऐसे सवाल पूछने हैं कि आप अपना फ़ौरन से लीजन लोकलाइज़ करें ताकि फिर आप उसके सिम्टम्स, डिफरेंशियल्स और फिर उस तरफ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट आपको कंप्लेन करता है जैसे कि कोई भी चलने में दुश्वारी है या व्हाट्सोएवर, तो आप उसमें कैसे जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी लीजन लोकलाइजेशन। देखिए, ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, इसी में ही लीजन है आपका। ठीक है, इसी में से ही आपको पिक करना है और चूज़ करना है। सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, सेकंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो सकता है, सब कॉर्टेक्स।
सेरिबेलम या ब्रेन स्टेम, पेरिफेरल नर्व्स और मसल्स। इससे हट के कोई लीजन नहीं है। आपका पेशेंट का जो लीजन है वो इसी जगह पर है, ठीक है। अब हमने जो अपने क्वेश्चंस करने हैं ना, जो क्वेश्चंस थ्रो करने हैं, वो कोई 10 से 12 सवाल नहीं करने हैं, सिर्फ एक एक दो दो सवाल करने हैं, ताकि हम इसमें से जल्दी से क्विकली अपना लीजन लोकलाइज़ करें और फिर उसका हम फर्दर डिफरेंशियल्स और फिर फर्दर अपना लॉन्ग केस करें। और आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कि ये 5 चीज़ें हैं और इन्हीं के सवाल, ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब क्या क्या सवाल करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पाइनल कॉर्ड को करना चाह रही हूँ कि मेरा जो लीजन है कहीं वो स्पाइनल कॉर्ड का तो नहीं है, तो मैं उसमें क्या सवाल करूँगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ऐसे सवाल करने हैं जो बिल्कुल डायरेक्टेड होंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्फिंक्टर कंट्रोल, ठीक है। स्फिंक्टर कंट्रोल आपने कैसे पूछना है कि भाई आपने छूटते ही सवाल करना है फ़ौरन से कि आपका पेशाब पखाने पे कंट्रोल है, आपको महसूस हो रहा है या आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है ना, तो स्फिंक्टर कंट्रोल लॉस हो जाता है। अगर स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं है तो ये स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई, फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई है। तो आपने क्या पूछना है कि पेशाब पखाने पे कंट्रोल है, ठीक है, पखाना महसूस होता है, ठीक है, कब्ज़ तो नहीं है आपको, या छोटा पेशाब महसूस होता है या नहीं होता है। आपने इसी तरह उर्दू में ही हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। आप ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें ताकि यही अल्फाज जो है ना वो एग्ज़ाम में भी जाके आपके मुंह से निकल रहे हों, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। दूसरा सेंसरी लेवल, आपने कैसे पूछना है कि आपको अपने हाथ पैर महसूस हो रहे हैं या जिस्म बिल्कुल सुन हो गया है, ठीक है, सुनपन का पूछना है। अच्छा, कॉर्ड के लीजन्स में सिमेट्री और एसिमेट्रिकल भी होता है, ठीक है। कंप्रेसिव माइलोपैथीज़ जो होती हैं ना वो समटाइम्स एसिमेट्रिकल भी होती हैं और नॉन कंप्रेसिव सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट आपको कहे कि एक टांग में ज़्यादा है एक टांग में कम है, तो घबराना नहीं है, ये सिमेट्री होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने अपर मोटर और लोअर मोटर के लिए 2 ही सवाल हैं, ठीक है, हिस्ट्री के बेसिस पे। आपने पूछना है कि आपकी टांगों में सख्ती है, सख्ती का मतलब है स्पास्टिक, यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन की तरफ जाएगा, ठीक है। आपकी टांगें ढीली पड़ गई हैं, फ्लैसिड, मतलब लोअर मोटर की तरफ जाएंगे। ये एक रफ एस्टिमेशन है जो आप हिस्ट्री की बेसिस पे कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन पे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एट द लेवल ऑफ द लीजन आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स मिलते हैं एग्जामिनेशन पे, और बिलो द लेवल ऑफ द लीजन आपको लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलता है। अच्छा, दूसरा आपने पूछना है सेंसरी अटैक्सिया डॉर्सल कॉलम का। ये कैसे पूछना है कि जब आप आंखें बंद करके खड़े हो सकते हैं या चकरा के गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है रोम्बक साइन पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस हैं ना स्पाइनल कॉर्ड के, वो यही है जो मैंने आपको बताया। स्फिंक्टर कंट्रोल सबसे पहला सवाल, इसी से ही आप प्लस माइनस में चले जाएंगे कि है या नहीं है, रूल इन रूल आउट हो जाएगा। दूसरा सेंसरी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जिस्म महसूस हो रहा है, सुनपन तो नहीं है। पेशेंट को सेंसरी लेवल होता है ना, तो वो डेफिनेटली होता है या तो अम्ब्लाइकस के लेवल पे होता है या फिर बिल्कुल क्वाड्रिप्लेजिया होगा, ठीक है। और सिमेट्री और एसिमेट्री, तो ये तो हो गए स्पाइनल कॉर्ड के 2 सवाल, इनको याद कर लें और इसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, लेट्स सपोज़ कि आपको बेशक अपने सवाल जो है वो पॉजिटिव मिल गए स्पाइनल कॉर्ड के, लेकिन फिर भी आपने बाकी चीज़ें पूछनी है, ठीक है। मल्टीफोकल भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है लीजन 2-3 जगह पर है, आपने एक सवाल पूछा स्पाइनल कॉर्ड का और फिर आप आगे बढ़ गए, नहीं, आपने सारी स्क्रीनिंग सबकी करनी है, ठीक है। कॉर्टेक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कभी बेहोश हुए हैं, नंबर 1, कभी ऐसा हुआ है कि जो है वो गुनूदगी में जाते हों, ठीक है, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता हो। तीसरा, झटके आते हैं, ठीक है, जिस्म के एक हिस्से पे फालिज जैसी कमज़ोरी या सुनपन हो, चेहरे पे कमज़ोरी या चेहरे पे टेढ़ापन हो, ठीक है, आवाज़ कभी ख़त्म हो गई हो या बंद हो गई हो, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन भी, और ब्रोकास और वर्निकी, वो सब आपने जो है वो इस तरह से पूछना है। तो कॉर्टेक्स के यही सवाल हैं। अगर तो पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिट्स है, तो इसका मतलब इसका कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फिट्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और यूनिलैटरल वीकनेस और फेशियल वीकनेस, ठीक है, ये कॉर्टेक्स के क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ सब कॉर्टिकल में आ गए एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं? वो होते हैं ट्रिमर्स, हाथों में लर्जा तो नहीं आता, ठीक है, डिस्काइनेजियाज, ऐसा तो नहीं होता, गैर मामूली हरकत होती है जिस्म की जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, कोरिया, ये गैर मामूली जिस्म की हरकत,
ठीक है, एथिटोसिस और कोरिया, ऐसे ही पूछना है। गैर मामूली जिस्म का कोई भी हिस्से की हरकत होती है जो कि ख़ुद ब खुद होती है। ठीक है, बिहेवियर, आपके मिजाज में तब्दीली हो रही है। ठीक है, और मूवमेंट डिसऑर्डर तो अगर होगा तो आपको नज़र भी आएगा। और इसमें यही सवाल है कि इन सब चीज़ों का, मूवमेंट डिसऑर्डर्स का, कि जिस्म की किसी भी हिस्से की गैर मामूली हरकत हो जो आपके अख्तियार में नहीं हो और ख़ुद ब खुद होती हो, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हो। तो ये आपका सब कॉर्टेक्स आ गया जिसमें बेसल गैंग्लिया है। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया, वो सब इसमें आपने कवर कर किया इसको। अब आ जाए सेरिबेलम। सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, क्योंकि इनके क्वेश्चन ना सेम है ऑलमोस्ट, इसलिए आपने एक ही दफ़ा पूछना है और याद करने में भी आसानी होगी। तो सेरिबेलम के लिए आपने क्या पूछना है, चलते चलते एक तरफ को तो नहीं गिर जाते, या उठ के खड़े होते तो लड़खड़ा जाते हैं, एटेक्सिया। नंबर 2, वर्टाइगो, चक्कर तो नहीं आते आपको। ठीक है, डिप्लोपिया, दो दो नज़र आता हो। ठीक है, ज़बान में लड़खड़ाहट होती हो। ठीक है, निगलने में मसला होता हो। ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हों, कोई काम करते हो तो लर्जा रहता हो, और जो है वो आंखें घुमाने में मसला होता हो। ये आपके आ गए सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के सवाल। अच्छा, अब आ जाए पेरिफेरल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्व्स के सवाल ना आपने ऐसे ही करने हैं, क्योंकि 2 टाइप्स की पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। ठीक है, मोटर न्यूरोपैथी और सेंसरी न्यूरोपैथी और ग्लावन स्टॉकिंग। ठीक है, तो मोटर न्यूरो आपने सवाल भी ऐसे ही करने हैं। पेरिफेरल नर्व्स अगर आप कर रहे हैं ना तो मोटर के करें सोच के, और सेंसरी के करें। मोटर के क्या हो सकते हैं, मोटर के ये हो सकते हैं बहुत अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, दोनों के आपको करने हैं। जैसे कि अगर जेंट्स है या लेडीज़ में, तो आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने पैर को घसीट के चलते हैं, चलते चलते पैर घसीट के चलते हैं आप। ठीक है, आपका पैर नहीं उठाया जाता, दैट इज़ फॉर मोटर न्यूरोपैथी। ठीक है, या अगर वो ड्राइवर है, ठीक है, तो आप उससे पूछें कि जो बस है या गाड़ी है उसका क्लच दबा सकते हैं आप, या क्लच दबाने में मसला तो नहीं होता। ठीक है, अगर बाइक चलाता है तो बाइक का हैंडल पकड़ने में मसला तो नहीं होता, आजकल चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या उसमें मसला हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप में जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली ड्राइवर्स होते हैं, और प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर इसमें, कि आपका ऑक्यूपेशन जो है, कि आप अपने जो जॉब करते थे वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है सिवेरिटी और प्रोग्नोसिस। तो मोटर न्यूरोपैथी को ऐसे ही पूछना है कि पैर घसीट के चलते हैं। ठीक है, बाइक या गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसका क्लच लगा पाते हैं या उसमें मसला होता है, और बाइक चलाने में हैंडल घुमाने में मसला होता है या वो आराम से कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर मोटर न्यूरोपैथी। नाउ सेंसरी न्यूरोपैथी के लिए आपने क्या पूछना है कि चलते चलते पैरों से चप्पल तो नहीं निकल जाती, और ये बहुत पॉजिटिव हिस्ट्री मिलती है अगर प्रेजेंट होती है तो। आपको पैरों में एक तो चप्पल महसूस होना, ठीक है, और चलते चलते पैरों से चप्पल निकल जाना, मतलब गिरफ्त नहीं है तो चप्पल निकल जाती है, या अगर महसूस ही नहीं हो रही तो 2 अलग चीज़ है। दूसरा, रात के टाइम पे ऐसा तो नहीं महसूस होता कि आप रुई पे चल रहे हैं, दिस इज़ फॉर सेंसरी न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। या आप ये पूछना, ठंडा गर्म महसूस होता है पैरों में, अक्सर लोग बताएंगे कि उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, तभी उनके पैरों में कट्स लग जाते हैं, चोटें लग जाती है, बिकॉज उनको नहीं महसूस हो रहा होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि पेशेंट को मोटर या सेंसरी है, और सम टाइम मिक्स्ड भी होती है, वो आपको दोनों सिम्टम्स दे रहा है, मोटर के भी सेंसरी के भी, तो इसका मतलब मिक्स न्यूरोपैथी है। इनकी सिग्निफिकेंस क्यों है, मैं क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि इनके डिफरेंशियल्स फिर हैं, मिक्स के अलग डिफरेंशियल्स हैं, कॉसेस हैं। ठीक है, मोटर के अलग कॉसेस हैं, कुछ सेंसरी न्यूरोपैथीज प्योरली मोटर होती हैं, कुछ प्योरली सेंसरी होती हैं, और कुछ मिक्स्ड होती हैं, तो आपको वो याद भी करना है कॉसेस, और आपको पता भी होने चाहिए क्वेश्चंस। ग्लावन स्टॉकिंग पैटर्न, यही कि वो तो आप एग्जामिनेशन जब करेंगे तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, ग्लावन स्टॉकिंग पैटर्न की जो होती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होती है। और साइंस जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ हेयर्स मिलते हैं, एट्रोफी मिलती है, मसल वेस्टिंग होती है, क्लॉटोज होते हैं। ठीक है, ये सब साइंस है, साइंस की अलग वीडियो है, अभी हम सिर्फ हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में आ गया मायोपैथी। अब लेट सपोज आपका लीजन ना स्पाइनल कॉर्ड में, ना कॉर्टेक्स में, ना सेरिबेलम में है, और ना पेरिफेरल नर्व्स में। अब पेशेंट ने कंप्लेन दी थी कि उसको चलने में मसला है, लेकिन यहाँ से अब तक उसको कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है, तो क्या उसको मायोपैथी तो नहीं है? अब आप कैसे पूछेंगे? अब लास्ट में यही बचा, मायोपैथी। अब मायोपैथी भी आपने डिस्टिंग्विश करनी है भाई कि प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, तो सवाल भी वैसे ही करना है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी अपर एंड लोअर लिम्ब की दोनों की। अपर लिम्ब की कैसे करेंगे कि कंघा करते हुए बाजू में दर्द होता है या कमज़ोरी है, क्योंकि आपको मायोसाइटिस भी पूछना है साथ में कि दर्द है या कमज़ोरी है।
कंघा करते हुए या ऊपर सर से ऊपर वाले जो काम होते हैं जैसे कैबिनेट में चीज़ें रखना उतारना, ये काम आपसे हो जाते हैं या नहीं होते हैं? दैट इज़ फॉर अपर लिम्ब प्रॉक्सिमल के लिए। और प्रॉक्सिमल के लिए लोअर लिम्ब में क्या पूछेंगे कि बाथरूम में जब बैठते हैं तो बग़ैर सहारे के खड़े हो जाते हैं या सहारा लेके खड़े होते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मसला होता है या नहीं होता है? बस यही सवाल है, इसी में ही अगर पॉजिटिव होगा तो आपको मिल जाएगा। नाउ डिस्टल मसल वीकनेस का कैसे पूछना है? लोअर लिम्ब में आपको चलने में मसला तो नहीं होता? ऐसा भी तो हो सकता है कि पेशेंट को उठने बैठने में मसला नहीं है लेकिन चलने में मसला है, वो दौड़ नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, तो ये डिस्टल मसल वीकनेस हो गई ना। वैसे मोस्ट कॉमन प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, बट सम टाइम्स पेशेंट को डिस्टल मसल वीकनेस भी होती है। आपको सवाल तो करना है, ठीक है। तो डिस्टल मसल वीकनेस का यही होगा कि आप चल सकते हैं, ठीक है, भाग सकते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को पहले प्रॉक्सिमल होती है फिर वो प्रोग्रेस करके डिस्टल हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो आपको पूछना है कि कितने अरसे में प्रोग्रेस हुई है, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, फिर वो हिस्ट्री उसकी डिटेल्ड होगी। अच्छा, अपर लिम्ब में डिस्टल मसल वीकनेस कैसे पूछनी है कि अगर पढ़ा लिखा है तो क्या आप लिख सकते हैं, पेन पकड़ सकते हैं, शर्ट के बटन लगा सकते हैं, निवाला बना सकते हैं, ठीक है, चाबी घुमा सकते हैं, फाइन मोटर काम, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ ना, बटन खोलना बंद करना, ठीक है, चाबी घुमाना, लिखने पढ़ने का काम है। प्रोफेशन ऐसा है तो क्या लिख पढ़ सकता है, पेन पकड़ सकता है, ठीक है। अगर फीमेल है कुकिंग करने में मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है, डेली इतने सारे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मसला तो नहीं हो रहा। और दूसरा आपने यहाँ पे एक चीज़ पूछनी होती है, अगर डिस्टल मसल वीकनेस आपको मिल रही है ना तो आपने उसमें क्या पूछना होता है? मायोटोनिया। रिमेंबर, मायोटोनिया आपने लाजमी पूछना है। अगर आपका केस मायोपैथी की तरफ जा रहा है ना तो आपने मायोटोनिया पूछना है। मायोटोनिया आप कैसे पूछेंगे? ऐसा तो नहीं होता कि चीज़ें पकड़ के छोड़ने में मसला होता है, मतलब मायोटोनिया में क्या होता है? सस्टेन रिलैक्सेशन हो जाती है, डिलेड रिलैक्सेशन हो जाती है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन और डिलेड रिलैक्सेशन। जैसे क्या हैंड, फॉर एग्जांपल आपने हैंडशेक किया तो वो हाथ छुड़ा नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी वो सस्टेंड हो जाएगी वो मूवमेंट ना। तो आपने इसका एक ही सिंपल सा सवाल है कि चीज़ें पकड़ के छोड़ने में दिक्कत होती है और मुश्किल होती है, ठीक है, या आंखें बंद करके खोलने में देर होती है, मुश्किल होती है। बस 2 सवाल। मायोटोनिया को ज़रूर रखना है क्योंकि अगर आपका पेशेंट डिस्टल मसल वीकनेस के साथ है ना तो वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की तरफ भी जा सकता है। और बिल्कुल ऐसा होता है कि 2 केसेस तो सिविल से बहुत फेमस हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्ग केसेस में FCP में जाते हैं। एक मारफान सिंड्रोम है और एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मेरे मॉक एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए मैं ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने वो फ़र्स्ट टाइम किया था तो मुझे मसला हुआ था, लेकिन मैंने फिर उससे सीख लिया था। तो इसको जो है ना डिस्टल मसल वीकनेस आए तो मायोटोनिया का ज़रूर पूछना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है मायोटोनिया। ओके, प्रॉक्सिमल हो गया, डिस्टल हो गया, ठीक है। ये ही आपकी बेसिक्स अप्रोच है, ठीक है। इन्हीं पे ही वर्कआउट करना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आप अपने लीजन को आराम से लोकलाइज करेंगे हिस्ट्री के बेसिस पे। फिर आप इन फाइंडिंग्स को कंफर्म कर लें एग्जामिनेशन के बेसिस पे। ओके, अब की फ़ीचर्स मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, जिसमें एक है ये हैं अपर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं और सिम्टम्स और साइंस हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्लिनिकल बेसिस पे हैं जो जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। सेम लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट ABM से लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंप्रेसिव एंड नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी है, उसका डिफरेंस है। और ये एग्जैक्टली मैंने पेशेंट देखा भी था जिसमें ये सारी चीज़ें थी। ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसिव, एक तो कंप्रेसिव का ऑनसेट क्या है, सिमेट्री क्या है, रूट पेन, डिफॉर्मिटी, टेंडरनेस, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, आपने पिक कर लिया कि जो लेवल जो लीजन है ना, व्हाट इज़ द लीजन, ठीक है। आपने बोला कंप्रेसिव माइलोपैथी इज़ द व्हाट इज़ द लीजन, वेयर इज़ द लीजन, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल कॉलम के लेवल पे, तो वो कंप्रेसिव है या नॉन कंप्रेसिव है, तो वो आपको फिर अपनी फर्दर एग्जामिनेशन से पता चलेगा। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं, ये इसकी बेसिस से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हिस्ट्री की बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ABM से मैंने लिया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कॉसेस ऑफ कंप्रेसिव माइलोपैथी है जो कि 2 तरह डिवाइड हुई हुई है, एक्स्ट्रा ड्यूरल है और इंट्राड्यूरल है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में देखें बहुत इजी है याद करना, ट्रॉमा है, TB है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, मल्टीपल माइलोमा है, एप्सिस, लिम्फोमा। इसी तरह ये इंट्राड्यूरल में फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं, एक्स्ट्रा मेडुलरी और इंट्रामेडुलरी। एक्स्ट्रा मेडुलरी में मेनिंजियोमास, न्यूरोफाइब्रोमास, सेकेंडरी डिपॉजिट्स, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया। इंट्रामेडुलरी में सिरिंगोमाइलिया इज़ इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। स्ट्रिंगोमाइलिया इज़ इम्पोर्टेंट। स्ट्रिंगोमाइलिया में पेशेंट कैसे होता है कि उसमें आपको डिसोसिएशन मिलती है, सेंसरी डिसोसिएशन मिलती है, केप लाइक डिसोसिएशन होती है और साथ में क्लॉ हैंड होते हैं। अच्छा, नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी, ये इंपॉर्टेंट कॉसेज हैं नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथीज़ के, जिसमें MND है, सब एक्यूट है। ये सारे कॉसेज जो है ना वो आपको याद करने हैं। अच्छा, इसका ज़्यादा आसान तरीका याद करने का ये है, ये भी मैंने शॉर्ट ABM से लिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट ABM का जो न्यूरोलॉजी का चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, वो बहुत अच्छा है, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप इस तरह से याद कर लें, इसको याद करना ऐसे आसान है कि डीमाइलिनेटिंग में आपका MS आ गया, एडम आ गया, इन्फ्लेमेटरी में सार्कोइडोसिस है, पोस्ट वैक्सीनेशन पोस्ट वायरल है, इन्फेक्टिव में HIV, हर्पीस, सिफिलिस, डीजनरेटिव में MND आ गया, फ्राइड्रिक आ गया, वैस्कुलर में एंटीस्पाइनल आर्टरी का इन्फेक्शन है, टॉक्सिक में रेडिएशन है। इस तरह से याद करना ज़्यादा आसान है, और इस तरह अगर बताएंगे भी ना तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसी तरह से बताएं आप कैटेगराइज करके। ओके, अब मैंने यहाँ लिखे, मैंने आपको बताया था कि क्यों जोर दिया था मैंने मोटर और सेंसरी न्यूरोपैथी में, क्यों, क्योंकि जो है ना इनके कॉसेज हैं। ठीक है, प्योर मोटर में CIDP है, AIP है, लेड पॉइजनिंग है, डिप्थेरिया है, डेप्सोन है। इसी तरह प्योर सेंसरी में HIV, CKD, मल्टीपल माइलोमा, हाइपोथायराइडिज्म, लाइम डिजीज़, ड्रग इंड्यूस्ड हेरिडिटरी सेंसरी न्यूरोपैथी। फिर इसी तरह मिक्स्ड में आपके पास वाइटामिन्स हैं, B12 डिफिशिएंसी, अल्कोहल, डायबिटीज़, ये तो बहुत कॉमन है, GBS, पैरान्यूप्लास्टिक, हेरिडिटरी सेंसरी मोटर, चारकोट, CMDT इस चारकोट मैरिटूड डिजीज़, इसका तो पेशेंट ही मैंने देखा था, और लेप्रोसी। अच्छा, स्पाइनल शॉक क्या होता है? आपको जब आप जब आप न्यूरो के वार्ड जाएंगे ना और आप केसेस करेंगे, लॉन्ग केस या शॉर्ट केस, तो आपको स्पाइनल शॉक बहुत मिलेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो स्पाइनल शॉक कैसे होगा कि लेट सपोज आपने शॉर्ट केस किया और आपको उसमें लीजन जो है ना, आपको मिक्स चीज़ें मिल रही हैं। पेशेंट का सेंसरी लेवल मिल रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिल रहा है, सेंसरी लेवल मिल रहा है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस या तो एब्सेंट है या डिक्रीज्ड है, प्लस प्लांटर म्यूट है। अब सेंसरी लेवल के साथ आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलने चाहिए ना। अब सेंसरी लेवल के साथ आपको ये दो चीज़ें जो है ना, एक प्लांटर का म्यूट होना, ठीक है, और रिफ्लेक्सेस का डिमिनिश, एब्सेंट या रिड्यूस्ड होना, ये कोरिलेट नहीं कर रहा सेंसरी लेवल के साथ। ठीक है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कहेंगे कि पेशेंट स्पाइनल शॉक की स्टेट में है। ऐसे मैंने अब जितने भी केसेस प्रैक्टिस किए थे ना न्यूरो वार्ड में, सब स्पाइनल शॉक के थे। तो आप उसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई सेंसरी लेवल मिल गया ना, तो इसका मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अब जो उसका प्लांटर म्यूट है या रिफ्लेक्सेस डिमिनिश है, वो कोरिलेट नहीं कर रहा, तो भाई इसलिए नहीं कर रहा कि पेशेंट स्पाइनल शॉक की स्टेट में है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्पाइनल शॉक इस हवाले से कि आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेयर इज़ द एंड। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मुश्किल लग रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। और जब मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज न्यूरोलॉजी जो है वो हम IMM से पहले करते हैं, ठीक है, उसमें रोटेशन, और उसके बाद फिर हम नहीं करते, और अपने मेडिसिन वार्ड में हम इतने प्योर न्यूरो के केसेस नहीं देखते, तो ऑब्वियसली हमारी न्यूरो पे इतनी ग्रिप नहीं होती है। लेकिन न्यूरो पे ग्रिप आसान है करना कि अगर आप बिल्कुल उसको, जैसे वीक में 3 दिन अगर मेडिसिन कर रहे हैं, तो आप एक दिन कार्डियो को दें, एक दिन न्यूरो को दें, एक दिन पल्मो को दें। ठीक है, बिल्कुल स्पेशलिटी, मेन स्पेशलिटी की तरह इनके केसेस देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से लॉन्ग केस कर सकते हैं। और एक सजेशन और भी है कि JPMC न्यूरोलॉजी वार्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है पेशेंट्स की। ठीक है, वहीं से ही मेरे एग्ज़ाम में कोरिया की पेशेंट आई थी, जिससे मैं देख कर आई थी, और आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, आप जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप पेशेंट्स देखते हैं। कोरिया का पेशेंट आया था, वहीं से ही एक चारकोट मैरिटूड डिजीज़ का पेशेंट आया था, और एक कंप्रेसिव माइलोपैथी का पेशेंट आया था। तो आप JPMC न्यूरोलॉजी वार्ड जाके कराची में जो कैंडिडेट्स अपेयर होंगे वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत अच्छा वार्ड है, बहुत पेशेंट भी कोऑपरेटिव होते हैं, PGs भी कोऑपरेटिव हैं, और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और पेशेंट्स की वैरायटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट होता है, वहाँ पे मल्टीपल माइस्थीनिया ग्रेविस, GBS के पेशेंट्स होते हैं, और आप देखें, सबको देखें। ठीक है, और जितनी वैरायटी देखेंगे ना, उतना आपको खुद जो है ना, आपका माइंड चलेगा और आप खुद पिक करेंगे चीज़ें। ठीक है, और बाकी सिविल का जो न्यूरोलॉजी वार्ड है वहाँ पे भी केसेस होते हैं, लेकिन वो छोटा वार्ड है एज़ कम्पेयर टू JPMC। बेशक आप वहाँ पे भी जाएँ, वहाँ से भी केसेस आते हैं। और यही 2 वार्ड्स हैं, इनको आप फ्रिक्वेंटली विज़िट्स करें। अपने जो है वो, जैसे 2 दिन जिना के चले गए तो 2 दिन सिविल के चले गए, और आपको जो चीज़ें नहीं आती आप PGs से वहाँ के डिस्कस करें,
या अपने वार्ड के एसआर से या जूनियर कंसल्टेंट से डिस्कस करें और प्रैक्टिस करें और हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें अपडेट्स मिलती रहें। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है मैंने उस पर शेयर किया है गोल्ड गाइडलाइन 2024 की, ठीक है, वो पता होनी चाहिए आपको। और मैंने शेयर किया वहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट का एक पीपीटी भी शेयर किया है। सो गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।